नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और एक डिस्कशन रहेगा भाई कि अब 6 मंथली करंट अफेयर को कंटिन्यू किया जाए या इसको, क्योंकि मार्केट में यार कल 6 मंथली आ गई। खैर अभी मैंने बुक्स देखी नहीं है, मैं बुक्स देख लूंगा फिर उस पर एक डिसीजन लूंगा, आप सबसे बातचीत करके लूंगा। अब चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक हमारा जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। थोड़ा क्लास रिकॉर्ड करने में आज देर हो गया है तो हम उतना ही रिकॉर्ड मतलब 25 मिनट की क्लास रखूंगा, थोड़ा स्पीड में रखूंगा। तो देखो अभी क्या ना कि जो सॉलिड वेस्ट है यानी ठोस अपशिष्ट है उनके मैनेजमेंट को लेके, उनके प्रबंधन को लेके एक रूल बनाया गया, ठीक है, जो कि 2016 में मौजूदा पहले के रूल को का स्थान लेगी। कब 2016 के, यानी क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम ऑलरेडी 2016 में अधिनियमित था, मतलब नियम ऑलरेडी मौजूद था जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो ठोस प्रबंधन नियम 2016 का कौन स्थान लेगी? ठोस प्रबंधन नियम 2026। और ये नियम आपकी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। कब? 1 अप्रैल 2026 से ये नियम आपका क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगी। दूसरा फैक्ट याद रखिए, ये जो नियम बनाया गया है ये ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। किसके? ईपीए के तहत बनाया गया। तो ये तो 3 बेसिक फैक्ट हो गए कि 2016 में मौजूदा जो वर्तमान जिसपे नियम चल रहा था उसका ये स्थान ग्रहण करेगी, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। कभी भी कोई ऐसा रहे कि ये नियम, ये कानून, ये अधिनियम फला तारीख से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैं डेट कैसे हमको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में समझना होता है मैं बताता चल रहा हूं। ईपीए आप पीवाईक्यू में देखो कितनी बार आया, कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक। अब देखो इसमें बोला क्या गया है कि भाई जो सॉलिड वेस्ट है ना, तो सॉलिड वेस्ट का हम 4 प्रकार से पृथक्करण करेंगे, यानी 4 स्तरीय 4 स्टेजेस में हम इसको क्या करेंगे? पृथक्करण करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक क्या है, वेट वेस्ट यानी गीले कचरे के रूप में, ड्राई वेस्ट यानी सूखे कचरे के रूप में, सैनिटरी वेस्ट और एक कह रहा है कि स्पेशल केयर वेस्ट। ये 4 टाइप्स के हम लोग क्या करेंगे, हम इसको 4 स्तर में मतलब डिवाइड करेंगे वेस्ट को। अब आपके दिमाग में भाई यहाँ पे वेस्ट हो गया, ड्राई वेस्ट हो गया, सैनिटरी वेस्ट हो गया, इसके बारे में सबको मोटा मोटा आइडिया है। देखो यहाँ पे जो स्पेशल केयर वेस्ट है, तो स्पेशल केयर वेस्ट में क्या आता है, जैसे यहाँ पे बुक्स में आपको लिखा भी है कि जो पेंटिंग के डब्बे होते हैं, जो पारा होता है, जो बल्ब के कांच होते हैं, इन सबको, मेडिसिन की जो दवाइयों के रैपर्स होते हैं, वो स्पेशल केयर वेस्ट में इसको शामिल किया जाएगा। तो पहली बात क्या, 4 स्तरीय पृथक्करण होगा। कितना मेरे भाई? 4 स्तरीय। यही फैक्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि भाई उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो कुछ ऐसे इकाइयां हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो क्या करते हैं, भारी मात्रा में अपशिष्ट को जनरेट करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपकी 2026 का जो रूल है वो डिफाइन करता है। तो 2026 का नियम कहता है कि भारी मात्रा के अपशिष्ट जनरेटर किसे कहेंगे, ठीक है। बल्क वेस्ट जनरेटर्स किसको कहेंगे? बल्क वेस्ट जनरेटर किसको कहेंगे? तो कहता है बल्क वेस्ट जनरेटर वे सभी इकाइयां, ऐसी इकाइयां, ठीक है, उसका डिफिनेशन दे रहा है, कह रहा जिनका निर्मित क्षेत्रफल 20,000 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक है। जिनका निर्मित क्षेत्रफल कितना है, यानी एरिया की बात कर रहे हैं 20,000 स्क्वायर मीटर है या अधिक है, अथवा उनका जल खपत, ठीक है, यानी जो वाटर जितना वो कंज्यूम कर रही हैं 40,000 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक हो, जिनके द्वारा 100 किलोग्राम प्रतिदिन या उससे अधिक अपशिष्ट क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो कितना जल खपत करती हो? 40,000 लीटर प्रतिदिन। कितना कम से कम ठोस अपशिष्ट हर दिन पैदा करती हो? 100 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। और कितना उनका क्षेत्रफल हो? 20,000 वर्ग मीटर। तो ये डिफिनेशन है किसका? भारी मात्रा के अपशिष्ट जनरेटर का, भारी मात्रा के अपशिष्ट जनरेटर का। कुछ कीवर्ड दिमाग में रखना, यही कीवर्ड दिमाग में रहेगा क्योंकि हमको ऑप्शन पहचान के टिक मारना है। इस पे मैं जब आपका 26 का मेंस रहेगा तो इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस करा लेंगे, या अभी जो हम लोग समर्पण बैच कंटिन्यू किए हैं वहां पे इन चीजों को हम लोग शामिल कर लेंगे, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस को मैं शामिल करा लूंगा, ठीक है। इसके लिए एकदम दिमाग में रखना है, हम लोग उसके लिए एकदम प्लान तैयार है, थ्रू समर्पण जाएंगे, ठीक है, थ्रू समर्पण जाएंगे, ओके, ठीक है। अच्छा अब आइए, ठीक है, यहां पे देखिए एक बात कर रहा है कि रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स के बारे में। अब यहां पे आपसे पूछा है कि भाई कि रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स क्या है। ये एक ऐसा ईंधन है
जो नगरों के ठोस कचरे से बनता है, जो नगरों के ठोस कचरे से बनता है। कौन? रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। कह रहा है कि इसे ऐसे कचरे देखो यहाँ पे उसके बारे में कैसे बनता बता रहा है। कह रहा है इसे ऐसे कचरे को काटकर उसको सुखाकर मतलब निर्जलीकरण करके, ठीक है, तैयार किया जाता है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक्स होते हैं, कागज होते हैं, कपड़े होते हैं, और ऐसे प्लास्टिक्स, ऐसे कागज, ऐसे कपड़े जिनको हम दोबारा यूज ना कर सके, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो उन वेस्ट का यूज करके क्या कहते हैं, उन वेस्ट का यूज करके एक ईंधन बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में समझ लें जो एक पॉइंट लिखा था। अच्छा, बोला कि भाई जो 2026 के नियम बनाया गया है, ठीक है, मान लो कि कल लोग बोले कोई हम नहीं नियम फॉलो करेंगे, ठीक से नियम ना फॉलो करे, तो बोला कि भाई कि एक काम करिए कि सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो 2026 का सॉलिड वेस्ट रूल्स है वो बढ़िया तरीके से, कायदे तरीके से फॉलो करा सके, इसके लिए कुछ समितियां बनाई जाएंगी, कुछ कमिटीज बनाई जाएंगी, कुछ समितियां बनाई जाएंगी। समझना मेरी बात को। तो वो समितियों का काम क्या होगा? इस बात की देखरेख करना। और उस समितियों में कौन होगा? तो कह रहा अध्यक्षता कौन करेगा उन कमिटीज का? कह रहा है कि राज्य या केंद्र, राज्य लेवल पे या केंद्र शासित प्रदेशों में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं यानी मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है, या जो भी प्रशासन का प्रमुख होगा, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है वो प्रमुख सचिव ही होता है, ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में यह समिति काम करेगी, उनकी अध्यक्षता में यह समिति काम करेगी, ठीक है। नियमों को, जो रूल्स हैं, उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीपीसीबी को जरूरी सुझाव देगी, ठीक है, सीपीसीबी को ये समिति क्या करेगी? जरूरी सुझाव देगी, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो गया बेसिकली आपका इससे रिलेटेड फैक्ट्स। मुझसे पूछेंगे क्या आ सकता है, तो ये 4 स्तरीय और ऊपर के जो 3 फैक्ट्स बोले हैं वही। आइए देखो यहां पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स के बारे में, ठीक है, ध्यान देना। तो बेसिकली ये क्या करता है कि कौन सा राष्ट्र कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना उत्तरदायी है, ठीक है, इस बात को मेजर करता है। और इस बात को मेजर करने, देखो भाई बहुत सारी वैश्विक एजेंसीज हैं और वो एजेंसीज क्या करती हैं? बहुत सी इंडेक्सेस को जारी करती हैं, बहुत से इंडिकेटर के बेस्ड, ठीक है, कोई हेल्थ इंडिकेटर के, कोई एजुकेशन को, कोई की लॉजिस्टिक्स को, मतलब WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बहुत सारी, ठीक है, ऐसे संगठन है, ठीक है, यूनिसेफ हो गया। तो होता क्या है कि इनके जो इंडिकेटर्स हैं भाई, जब एजेंसीज दे रही हैं इंडिकेटर्स, तो पता तो चला ना हम इसमें पिछले, इसमें अगले हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, कौन रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ये इंडिकेटर उसी को मेजर करता है। उन इंडिकेटर्स के बेस जो इस मतलब जो कुछ पहले से एजेंसीज के द्वारा जारी की जाती है। जैसे समझना बात को, कई एजेंसीज, हमको पता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो कुछ इंडिकेटर्स के बेस्ड आती हैं, ठीक है, वो इंडिकेटर्स का संबंध सामाजिक आर्थिक ही होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पॉलिटिकली कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिकली सामाजिक और आर्थिक लेके चलते हैं। तो उन इंडिकेटर्स पे कौन कितना काम है, कौन कितना काम कर रहा है अपनी स्थिति को इंप्रूव करने के लिए, इसी के लिए कह रहा है कि यहां पे देखो, कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि यह पहल, यहां क्लियर पढ़ना, कह रहा है यह पहल शक्तिशाली राष्ट्रों की अवधारणा को बदलते हैं और क्या करता है, और ये उत्तरदायी राष्ट्रों की अवधारणा पर केंद्रित करता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है ताकि हम शक्तिशाली हैं इसकी भाव की जगह हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं इसकी भाव को बढ़ावा मिले। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया रहा है? तो ये विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा, हालांकि समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें यहां पे देखो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच में एक, हम लोग कह सकते हैं बेसिकली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इसको एक अकादमिक सहयोग दिया था विश्व बौद्धिक फाउंडेशन को, इस इंडेक्स को जारी करने में JNU ने एक सहयोग दिया है, IIM मुंबई ने भी सहयोग दिया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे JNU का नाम लिखा है अकादमिक सहयोग में, ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो इंडेक्स कहती क्या है, कह रहा है कि इस इंडेक्स को डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, कहां पे है? नई दिल्ली में। तो डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में पहली बार तो लॉन्च किया गया, कहां से? डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र से, ठीक है। इसकी 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ है, हाँ पिलर्स हैं, 3 पिलर्स है। एक पिलर है आंतरिक उत्तरदायी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबल, पर्यावरणीय उत्तरदायी,
इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल, और एक है बाह्य उत्तरदायी। तो आंतरिक, पर्यावरणीय और बाह्य, इन तीन पिलर्स को क्या किया गया है, 7 डायमेंशंस में बांटा गया है, 7 आयामों में बांटा गया। इन तीन स्तंभों को 7 आयामों में बांटा गया है। और वो 7 आयाम कौन से हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन 7 आयाम में आपका गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ठीक है, कमिटमेंट है, ठीक है, और आपका क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। यानी बेसिकली देखो, इसमें सामाजिक आर्थिक मुद्दों को या स्वास्थ्य मुद्दों को, ठीक है, शामिल किया गया, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को शामिल किया गया, उन्हीं आयामों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना, ध्यान देना। पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण लिखा है, पर्यावरण संरक्षण लिखा है। तो इन 7 आयाम है, यानी क्या है कि जो आपका रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, उसके 3 पिलर्स हैं और उसके 7 डायमेंशंस हैं। इस 7 डायमेंशंस को, ये देखो इतने सारे संगठनों का नाम लिखा है, इसमें IMF का नाम लिखा है, WHO का नाम लिखा है, ILO का नाम लिखा है, FAO का नाम लिखा है, और भी कई सारे जो एजेंसीज हैं। तो इन एजेंसीज, हमको पता है कि ये क्या है, ये वो एजेंसीज हैं जिनके द्वारा जो डाटा दिया जाता है, वो डाटा क्या होता है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है, वो विश्वसनीय होता है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बायस्ड नहीं होता है। तो इनके विश्वसनीय डाटा को यूज करता है, ठीक है ना। क्या है कि सूचकांक में 58 इंडिकेटर्स को यूज किया गया है। इन संस्थानों के द्वारा जो इंडिकेटर्स जारी किए जाते हैं, उनमें से 58 इंडिकेटर्स को यूज किया गया है। सर्वाधिक जो इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, वो आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है विश्व बैंक से लिए गए। सर्वाधिक इंडिकेटर्स किसके लिए गए हैं, विश्व बैंक से लिए गए। तो इन सभी संस्थानों के जो विश्वसनीय डाटा आते हैं, ठीक है, उनके 58 इंडिकेटर्स को यूज किया गया है। उनमें भी सर्वाधिक इंडिकेटर्स किसके यूज किए गए हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के 29 इंडिकेटर्स तो अकेले हमने वर्ल्ड बैंक से लिए, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो यानी ये पावर, ये कौन शक्तिशाली देश नहीं बताता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल कंट्री बताता है। तो सर्वाधिक, अब देखो सिंगापुर, ठीक है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब, स्वीडन, ये सब वो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर्स में टॉप पे रहती है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है सिंगापुर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज में किस रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे। और भारत 16वें रैंक पे, ध्यान रहा, भारत 16वें रैंक पे, कितना, 16वें रैंक पे, भारत 16वें रैंक पे है, सिंगापुर पहले रैंक पे है, ठीक है। जबकि अमेरिका जैसा देश को कितने रैंक पे है, 66वें रैंक पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में पाकिस्तान, ठीक है, आप समझ गए ना। चलिए, सबसे कम रिस्पॉन्सिबल कौन है, सीरिया, सीरिया, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है, 16, भारत की रैंक कितनी है, 16, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद करना था और कुछ नहीं, बात क्लियर। आज भाई नीचे वाले पे, मोदी जी ने वेस्ट बंगाल और असम का दौरा किया। भाई मोदी जी असम दौरा करेंगे तो कुछ तो बातें निकल के आएंगे। तो यहां देखो क्या कह रहा है, चुनाव है चूंकि दोनों जगहों पे, तो कह रहा है वेस्ट बंगाल में मालवा टाउन रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखना, मालवा टाउन रेलवे स्टेशन है। तो उस मालवा टाउन रेलवे स्टेशन में क्या किया मोदी जी ने, भारत की पहली, आप पढ़ना, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी देगी। कहां पे, मालवा टाउन रेलवे स्टेशन पे भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को, जिसका नाम है वंदे भारत कामाख्या, वंदे भारत कामाख्या। तो वंदे भारत कामाख्या अर्थात वंदे भारत, जो कि एक स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत की, ठीक है, उसको हरी झंडी दी, यानी उसको रवाना किया। ये कहां से कहां के बीच में चलेगी, तो हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी। तो पहला हमने फैक्ट क्या देखा कि भाई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का क्या नाम है, वो है वंदे भारत कामाख्या। कहां पे इसको हरी झंडी दिखाई गई, तो मालवा टाउन रेलवे स्टेशन से, ठीक है, किसके द्वारा, मोदी जी, सिंपल सी बात है, कहां से कहां को कनेक्ट करेगी, हावड़ा से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी, ठीक है, ध्यान दिए। इसके साथ साथ देखो एक यहां पे, ठीक है, एक एक उत्सव है, उसका नाम है बागुरुम्बा, यहां पे लिख देता हूं, बागु रुम्बा, आधा है रुम्बा, बागुरुम्बा दोहो। ये एक उत्सव है जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है असम में, जो हमारे असम के ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। तो पहले तो ये याद करो, बागुरुम्बा दोहो, ठीक है। ये कह रहा है
ये उत्सव एक स्टेडियम में इस बार सेलिब्रेट किया गया, उसका नाम है सरू सजाई स्टेडियम। सरू सजाई स्टेडियम, ध्यान देना, आप लिख देता हूं, सरू सजाई स्टेडियम। सरू सजाई, ये स्टेडियम में क्या है, जो ये आप ये उत्सव देख रहे हो, ये बेसिकली मनाया जाता है किसके द्वारा, बोडो समुदाय के द्वारा, बोडो कम्युनिटी के द्वारा इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, बोडो कम्युनिटी को। तो बोडो कम्युनिटी के उस उत्सव को कहां मनाया गया, इस स्टेडियम में मनाया गया, और मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किए। मोदी जी ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बेसिकली क्या है, एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है बागुरुम्बा दोहो में। बागुरुम्बा दोहो में क्या होता है, इस उत्सव में एक ट्रेडिशनल डांस को पार्टिसिपेट किया जाता है। हाँ भैया, क्लास में ना, मैं क्लास से निकल के सीधे आ रहा हूँ आपके पास। हाँ क्लास में भैया, क्लास से निकल के सीधे आ रहा हूँ आपके पास। हाँ हाँ आ रहा हूँ, क्लास में हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ठीक है, आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहले वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन उसके बारे में कि भाई कि ये कितने का प्रोजेक्ट था, तो 3250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, ठीक, ये सब बातें खैर छोड़िए इसको। ठीक है, यहां देखिए, अब यहां क्या कर रहा है कि मोदी जी ने कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैंटामरान का भी शुभारंभ किया। ठीक है, अभी चुनाव है ना, तो चुनाव में जहां जहां बेसिकली मोदी जी जाएंगे तो वो बहुत सारे उद्घाटन भी करेंगे। वो उद्घाटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो कह रहा है कि बंगाल इलेक्शन है, तो वहां पे देखो क्या लिखा है, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैंटामरान का शुभारंभ किया गया। तो आज है क्वेश्चन कि भैया फरवरी में मोदी जी ने कहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैंटामरान का शुभारंभ किया। ठीक है, तो आपका शुभारंभ किया कोलकाता में। ठीक है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यहां पे देखो काजीरंगा, हमको पता है कि जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये आपका आसाम में है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है जहां तक मैं समझ रहा हूं काजीरंगा। तो एक कॉरिडोर बन रहा है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। ध्यान देना, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये ध्यान देना। करंट अफेयर में काजीरंगा 2-3 बार न्यूज में आता है। ठीक है, ये एक कॉरिडोर बन रहा है इतने करोड़ प्रोजेक्ट का। अब कितने करोड़ प्रोजेक्ट का बस रीडिंग कर लो, दिमाग में लो, लगभग 7,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है, NH 715 के करीब में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहा है कि मोदी जी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ। ठीक है ना, आगे आइए। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, हाँ, बोला कि भाई इसके पहले भी मोदी जी ने एक्चुअली असम की यात्रा की थी। तो जब इसके पहले मोदी जी ने असम की यात्रा की थी, तो गुवाहाटी में उन्होंने गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक टर्मिनल का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो गुवाहाटी में एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये भी एक रीडिंग कर लेना अपनी में। ठीक है, यह पहला प्राकृत आधारित यानी नेचर थीम बेस्ड एक हवाई अड्डा टर्मिनल है। ठीक है, मोदी जी ने इस विजिट में, इसके पहले भी असम का विजिट किया था लास्ट 2025 में। उस समय इन्होंने इस नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। ठीक है, उसका नाम क्या है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, कल मैंने आपको एक ब्रिज के बारे में पढ़ाया था, परसों, आप उस ब्रिज का नाम बताओगे क्या? ठीक है, तो ये हो गया। इसमें हमको क्या याद करना था भाई, कुछ जो उद्घाटन हुए 3-4 उसके बारे में। ठीक है, बहुत हैवी फैक्ट्स नहीं रख रहा हूं। अच्छा, इसके बाद हम देखिए स्टार्टअप इंडिया के 10 साल हो गए। स्टार्टअप इंडिया यानी कब थी, देखो यहां पे लिख रहा है। ठीक है, कि भारत सरकार ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बोला था, इसका औपचारिक शुभारंभ किया था, मतलब घोषणा की थी, और इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया, एक तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई 16 जनवरी 2016 को इसका ऑफिशियली शुभारंभ हुआ था। किसका? स्टार्टअप इंडिया का। मोदी जी ने घोषणा इसके पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर दिया था। ठीक है, ध्यान देना, बात क्लियर यहां पे। तो भाई 26 में क्या हुआ, सीधे 10 साल हो गए। अब स्टार्टअप्स को लेके गवर्नमेंट इसमें क्या क्या है, पहली बात तो आपको बताएगा स्टार्टअप इंडिया मिशन के बारे में। फिर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की जितनी प्रोजेक्ट्स है उनकी क्या भूमिका है, उनके बारे में चर्चा करेगा। और कुछ स्टार्टअप्स
रैंकिंग्स में कौन से अग्रणी राज्य हैं उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड करके उनमें अग्रणी राज्यों का नाम बताएगा। यही सब फैक्ट्स याद करने हैं। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि भारत ने 2 लाख से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स है। डीपीआईआईटी का मतलब बेसिकली क्या, जो ये आपकी स्टार्टअप कार्यक्रम है, ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के अंतर्गत ही चलते हैं। तो जो इनसे स्टार्टअप्स, ठीक है, मतलब डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 लाख से अधिक है, 2 लाख से अधिक है। कह रहा है कि 50% तो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हैं, ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से, थोड़े से ये पिछड़ी सिटीज से, ठीक है। टीयर 1 में आपका मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इस टाइप की सिटीज आती हैं। स्टार्टअप्स की अगली विशेषता आपको बता रहा है कि भाई महिला जो स्टार्टअप्स हैं, तो 48% स्टार्टअप्स की जो डायरेक्टर हैं वो वुमेन्स है या पार्टनर्स उसमें वुमेन्स है। ये वुमेन इंपावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2014 से तुलना कर रहे हैं, फिर भैया जब 14 की हम बात करें तो $1 अरब से अधिक मूल्य वाली केवल भारत में 4 प्राइवेट कंपनीज थी। कितना, $1 अरब से अधिक मूल्य वाली केवल भारत में 4 प्राइवेट कंपनीज थी। अभी क्या है, 4 बड़ी कितना हो गया है, 120। यानी पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स को लेके जो प्रयास किए गए थे उसका इंपैक्ट ये है कि 116 नए स्टार्टअप्स, ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी $1 अरब से अधिक की मूल्य हो, उनकी संख्या में वृद्धि हुआ है। तो 4 120 पहुंच गया। अब क्या है, पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन के आया है। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। 2014 में बोला कि स्टार्टअप्स की संख्या भारत में केवल 500 थी। ये 4 ध्यान देना, जिनकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख अरब प्लस है। भारत में केवल कितनी छोटी बड़ी स्टार्टअप्स थी, 500। अब क्या है, 2 लाख प्लस है। हमने ऊपर ही देखा कि भाई की सर्टिफिकेट पाए हुए संख्या कितनी है, 2 लाख के ऊपर है। तो स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि देख लिए, ठीक है, ध्यान देना। यूनिकॉर्न्स की बात कर रहा है भाई कि ये 4 ही क्या थी, $1 अरब से अधिक मूल्य की कंपनी थी। तो यूनिकॉर्न्स भी कितनी थी, 4 थी। और अब यूनिकॉर्न्स की संख्या बड़ी कितनी हो गई है, 125 यूनिकॉर्न्स हो गया। एक तो ये बता रहा है कि भाई स्टार्टअप इंडिया परियोजना के अंतर्गत जो फंड की दिक्कत आती है, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, ये डीपीआईआईटी की एक प्रमुख पहल थी, ठीक है, कि स्टार्टअप्स को फंड की किल्लत ना हो। तो फंड ऑफ फंड्स करके डीपीआईआईटी की एक पहल थी स्टार्टअप्स को फंडिंग्स के लिए, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत चलती थी, ये सिडबी के द्वारा ये फंड्स ऑफ फंड्स पहल संचालित होता था। किसके द्वारा, तो बेसिकली इसका प्रबंधन कौन करती थी, सिडबी करती थी, फंड्स ऑफ फंड्स का। और सिडबी के बारे में हमको बताना चाहिए कि 1 अप्रैल 1990 को सिडबी का स्थापना हुआ था। कब, 1 अप्रैल 1990 को। तो सिडबी, नाबार्ड, ठीक है, इनको अरेंज करने के लिए कितनी बार जाता है, ठीक है, आईडीबीआई, इन सब बैंक्स को, ठीक है, अरेंज करने के लिए देता है। अब कह रहा है कि भाई चलो 10 साल हो गए, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो स्टार्टअप में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं उनकी जायजा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है बेस्ट परफॉर्मर, यहां लिखा है, उसकी 2 कैटेगरीज बनाई गई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। यहां पे लिखा है टॉप परफॉर्मर, यहां लिखा है लीडरशिप, यहां लिखा है आकांक्षी, और यहां लिखा है उभरते हुए इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। तो 5 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर पहली कैटेगरी, टॉप परफॉर्मर दूसरी, लीडर तीसरी, एस्पायरिंग लीडर चौथी, और इमर्जिंग स्टार्टअप्स कैटेगरी 5वीं। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। अब इनमें आपको बताएगा कि कौन श्रेणी ए में, ठीक है, अच्छे परफॉर्मर है, और कौन इसमें। हमको कैसे पहचानना होता है, एक तो भाई जो बेस्ट परफॉर्मर है वो हमको सीधा याद करना था, उसमें सोचना नहीं होता। कभी भी ऐसे इंडेक्स मिले तो बेस्ट परफॉर्मर आप याद करो कि श्रेणी ए में गुजरात है, और श्रेणी बी में अरुणाचल और गोवा है। ये 3 नाम आपको याद करना पड़ेगा। श्रेणी ए में गुजरात है, श्रेणी बी में अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। श्रेणी ए में गुजरात है, श्रेणी बी में अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। अब हमको इसमें ढूंढना होगा उत्तर प्रदेश कहां पे, आप ढूंढो, ठीक है। तो आप ढूंढोगे तो यहां पाओगे उत्तर प्रदेश को। ये देखो उत्तर प्रदेश कहां है, टॉप परफॉर्मर में है। उत्तर प्रदेश कहां है,
टॉप परफॉर्मर में, ये यूपी स्पेशल के लिए फैक्ट्स में कभी भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर में। तो एक तो हम पहला फैक्ट ये हो गया भाई उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर में है, और उत्तर प्रदेश के साथ 3 अन्य कौन से हैं, तो कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु के साथ संयुक्त रूप में टॉप परफॉर्मर के ग्रुप श्रेणी में शामिल है। ठीक है, बस अब बाकी नहीं याद करना है, बाकी नहीं याद करना है। ठीक है, ध्यान देना, बाकी नहीं याद करना है। तो हमने क्या देखा कि भाई बेस्ट परफॉर्मर श्रेणी है गुजरात, और श्रेणी बी में अरुणाचल और गोवा। हमने फिर टॉप परफॉर्मर देखा, ठीक है, उसमें यूपी शामिल है श्रेणी ए में, और यूपी के साथ कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु शामिल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट और दिया है, कह रहा भाई कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पुरस्कारों की एक श्रेणी बनाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं, तो चलो एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप्स है कौन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और किस राज्य के हैं, मतलब कि कौन सा राज्य विजेता है, 2 कैटेगरीज बनाते हैं। कह रहा कि कृषि नवाचार सूचकांक में, ठीक है, एक स्टार्टअप का नाम है एरीटे, ठीक है, AREETE, इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिस राज्य को सम्मानित किया गया है इस सेक्टर में अच्छा काम करने का, तो महाराष्ट्र है। इसी तरीके से देखो कई सारे कैटेगरीज हैं, कई सारे कैटेगरीज हैं। इनमें एक देखो मेक इन इंडिया उत्कृष्टता पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया, एक तो एग्रीकल्चर वाला याद कर जाओ, एक देखो यहाँ पे मेक इन इंडिया, और एक महिला नेतृत्व इनोवेटर्स याद कर जाओ। तो मेक इन इंडिया में गोट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक स्टार्टअप है, उसको सम्मानित किया गया है। और मेक इन इंडिया उत्कृष्टता में तमिलनाडु एज अ स्टेट सम्मानित किया गया है। महिला नेतृत्व इनोवेटर्स में एरिवेशन फैशन टेक प्राइवेट लिमिटेड अच्छा परफॉर्म किया है, इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वैसे हरियाणा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इसमें किया क्या गया है कि स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने वाले जितने भी गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं या लक्ष्य हैं या प्रयास हैं, उन सबके एक डिस्कशन किया गया है। तो देखो पहला डिस्कशन किया गया आपकी अटल इनोवेशन मिशन। क्या भैया अटल इनोवेशन मिशन कब आया, तो अटल इनोवेशन मिशन कह रहा है आपका 2016 में आया। कब आया, 2016 में आया। क्यों आया, ताकि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें R&D को बढ़ावा मिल सके, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आया। अटल इनोवेशन मिशन की कई फेजेस, 1.0 आया, 2.0 आया। ठीक है, और इसके तहत हमने क्या किया, अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की, ATLs की स्थापना की। 15,000 नए ATLs पिछली बजट में बोला गया था कि हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ATLs क्यों लगाए गए कि भाई देखो हमने तो बोल दिया कि भाई कि हमको यूनिवर्सिटीज को, इन लोगों को स्टार्टअप कल्चर सिखाना चाहिए, लेकिन जो बाधाएं हैं, बाधाओं को दूर करने का काम कौन करेगा, अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को रटने की बजाय सीखने का चीज बनाएगा, ताकि सीख के आप क्या कर सके, आप रचनात्मक बन सके, आप इनोवेटर्स बन सके, आपका ठीक है समस्या समाधान के तरीके आपके पास आ सके। ATLs का ये काम है। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन 2016 में आया। इसके तहत कई सारे ATLs यानी अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई, जिनका काम क्या है कि नवाचार सेक्टर में आने वाले व्यवधानों को दूर करना। ठीक है, अब तक 10,000 से अधिक ATLs लगाए जा चुके हैं। कितना, 10,000 प्लस। और ध्यान देना 15,000 नए ATLs लगाए जाने वाले हैं। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स 15,000 नए लगाए जाने वाले हैं, इस चीज को दिमाग रखना। इन अटल टिंकरिंग लैब्स में AI हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, यानी जो नए कौशल हैं उन पे अच्छा वर्क करा रही है, उनमें कौशल क्षमता को वृद्धि कर रही है। तो ये हो गया अटल टिंकरिंग लैब्स का या अटल इनोवेशन मिशन का प्रयास। अब इसी तरीके से आगे आओगे तो कह रहे भाई अटल इनोवेशन मिशन का जब दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तो हमने उसको, और मैंने इसको पढ़ाया भी आपको करंट अफेयर में पिछली साल 25 में, लिपि प्रोग्राम आपको पढ़ाया था। लिपि प्रोग्राम क्या था, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। बेसिकली क्या है भाई, ग्रामीण महिलाएं हैं, इनोवेटर्स बन गई, बट मान लो इंग्लिश नहीं आ रही है, फिर तो उनको आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के लिए लिपि ऐप, लिपि प्रोग्राम चलाया गया कि भाई आपको भाषागत दिक्कतें नहीं आएंगी, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान ढूंढ सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी भाषागत दिक्कतें जो हैं उनको लिपि कार्यक्रम के तहत समाप्त किया जाएगा। इस लिपि कार्यक्रम को 22 अधिसूचित भाषाओं में और 30 लोकल लैंग्वेजेस में वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। ये आप कह रहे हैं 30 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है,
22 अनुसूचित भाषाओं में 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। 22 अनुसूचित भाषाओं में 30 क्या किए जाएंगे, वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। ये फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। इसी तरीके से आगे देखिए, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यानी मिटी, ठीक है, इसके द्वारा भी एक स्टार्टअप हब्स चला गया, ठीक है, मिटी स्टार्टअप हब्स, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, इसके द्वारा भी चला गया। सेम इसका भी उद्देश्य है भाई, मंत्रालय क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मंत्रालय क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो इसका काम क्या होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित जो नवाचार है उनको बढ़ावा देना। इसके लिए इसने भी काफी प्रयास किया, मिटी स्टार्टअप हब्स की स्थापना की, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2016 में निधि कार्यक्रम चलाया। निधि कार्यक्रम का यहाँ पे फुल फॉर्म आ सकता है एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड, ठीक है, हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन मतलब पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो माफ करिएगा आप, ठीक है। कह रहा है ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक छात्र के अंतर्गत बहुत सारे काम करती है, ठीक है। इसने भी स्टार्टअप्स को, यहाँ पे नाम ही में है भाई, इनिशिएटिव्स को, इनोवेशंस को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। आगे कह रहा है भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, होमवर्क ले लो, ये कब आई थी, ईयर कमेंट करके बताओ, ईयर। कह रहा है कि इसने क्या किया, एक स्टार्टअप विलेज में उद्यमिता को बढ़ावा मिले, गांव में उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इसके लिए स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम चलाई, ठीक है, इसका एफर्ट बता रहा है। फिर आगे एमएसएमई, कह रहा है कि वर्ष 2015 में एमएसएमई मंत्रालय ने क्या किया, एक कार्यक्रम चला जिसका नाम था एस्पायर, ठीक है। ये भी ग्रामीण सेक्टर के लिए है कि ग्रामीण उद्योगों में उद्यमिता का बढ़ावा देना, इसके लिए एस्पायर कार्यक्रम चलाया गया। तो कल को यही मैच करने जा सकता है, तो एमएसएमई से क्या करने करेगा, आपको एस्पायर को मैच करा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय वाले को स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम से जानना। निधि कार्यक्रम किसका है, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट का है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली आप लोग समझ जाओगे, एटीएल्स का तो उससे समझ जाओगे, तो मैथ्स दी कॉलम में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा स्पीड था, अच्छा था, खत्म हो गया यहां तक, ठीक है। आज भी हमने 5-6 पेजेस को देखा। एक कंक्लूजन में आपको कल बताऊंगा कि यार हम लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो आपसे बिना अनुमति की हो। धन्यवाद।